क्या आप यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और समय बर्बाद किए बिना सबसे जरूरी एमसीक्यू ढूंढ रहे हैं? इस वीडियो में मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए 50 प्लस सबसे महत्वपूर्ण और बार-बार पूछे जाने वाले एमसीक्यूज। साथ में मिलेगा आपको आसान और समझाने वाला एक्सप्लेनेशन, ताकि आप सिर्फ रटे नहीं, समझें भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की तैयारी। तो दिस इज माय चैनल नेम लर्न थ्रू करंट अफेयर, and this video will be include 50 plus most expected MCQs from Indian history. So these MCQ will be exam game changer for you. So first topic will be method of method of agitation by moderates. The first MCQ will be based on this topic only. I will also upload video in last after completing the video. So starting with first MCQ, which one of the following is not a method of agitation by moderates? First MCQ is asking about which one of the four options, not the method used by moderates. Moderates इनमें से कौन सा मेथड यूज नहीं करते थे ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट? सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि अर्ली फेज ऑफ मूवमेंट क्या था। 1885 से 1905 तक के पीरियड को अर्ली फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट बोलते हैं, जिसमें मॉडरेट डोमिनेट करते थे। तो उनके द्वारा इनमें से कौन सा मेथड यूज नहीं किया जाता था? तो पहला ऑप्शन पड़ता है पेटिशन एंड मेमोरेंडम, यूज किया जाता था। पेटिशन मेमोरेंडम डालते थे, पब्लिक मीटिंग्स भी करते थे, स्पीचेस भी देते थे, ये भी ठीक है। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, दिस ऑप्शन, दिस मेथड ऑफ एजिटेशन केम व्हेन एक्सट्रीमिस्ट केम इन रोल। So this is the right option for this answer. Right answer will be when extremists came in role, boycott of foreign goods started. So this method was not the method of agitation by moderates. So option C will be the answer. These three will be used. Petition use करते थे, वो मीटिंग स्पीचेस देते थे, डेपुटेशन भेजते थे इंग्लैंड में, बट ये boycott of foreign goods comes in picture when extremists come. So आंसर विल बी सी। सो मॉडरेट्स 1885 से 1905 के बीच में अर्ली फेज ऑफ मूवमेंट्स में डोमिनेट किए इंडियन नेशनल मूवमेंट को। उनका मेथड होता था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को यूज करते थे अपनी डिमांड को रखने के लिए। पेटिशंस यूज करते थे, रेजोल्यूशंस डालते थे, पब्लिक मीटिंग्स करते थे, स्पीच देते थे, डेपुटेशन ब्रिटेन को भेजते थे। ये तीन ऑप्शन पहले ये थे, मतलब ये मेथड उनके द्वारा यूज किए जाते थे, बट वो कौन सा मेथड यूज नहीं करते थे, वो फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करना, ये किया जाता था। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स पर यूज बाय एक्सट्रीमिस्ट। अब पोस्ट 1905 के बाद इसको आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल के द्वारा इसको यूज किया जाता था। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद मेनली कौन पिक्चर में आ गया था? एक्सट्रीमिस्ट पिक्चर में आ गए थे। उनके द्वारा ही ये मेथड ऑफ एजिटेशन यूज किया जाता था फॉर बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। नेक्स्ट एमसीक्यू इज स्वामी दयानंद सरस्वती टुक इंस्पिरेशन प्राइमरी फ्रॉम विच फॉलोइंग टेक्स्ट? स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे, तो उनके द्वारा किस किस टेक्स्ट से एक इंस्पिरेशन ली जाती थी? तो वो इंस्पिरेशन लेते थे वेदास से। वेदास से इंस्पिरेशन लेते थे, और ये पुराणाज के बहुत मतलब अगेंस्ट थे एक तरीके से। स्वामी दयानंद सरस्वती ने फाउंडर ऑफ आर्य समाज 1875। एक एमसीक्यू आपका ये भी आ सकता है कि फाउंडर ऑफ आर्य समाज कौन थे और किस सन में आर्य समाज का संगठन हुआ था? ये हुआ था 1875 में, और इसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। वो बिलीव करते थे सुप्रीमेसी ऑफ वेदास, तो इनसे ही उन्होंने इंस्पिरेशन लिया था, यही क्वेश्चन का आंसर था। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी हो सकता था, किसने संस्थापक, कौन संस्थापक थे आर्य समाज के? स्वामी दयानंद सरस्वती। और 1875 में सब इसके संस्था की स्थापना की गई थी। और उनको वेदास से इंस्पिरेशन लेते थे, और उनको बोलते थे इनफॉलेबल सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज, बोलते थे उनको वेदास को इनफॉलेबल सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज बोलते थे वो। और रिजेक्ट करते थे लेटर टेक्स्ट लाइक पुरानाज एंड आइडियल वर्शिप के अगेंस्ट थे, और पुरानाज के भी अगेंस्ट थे। और इनका एक और क्वेश्चन, अभी अब ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा, अगली लाइन कि दूसरा कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, हाईलाइट। मोटो क्या था उनका? बैक टू वेदास, वेद भाष्य, ये लाइन उनके द्वारा दी गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये आ सकता है किसने इस लाइन का दिया, मतलब किन्होंने ये लाइन बोली थी बैक टू वेदास? ये बोला गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और वो ये भी बोल सकते हैं कि वेद भाष्य,
ये किसके द्वारा मोटो दिया गया था? ये भी दिया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। मैं इसकी पीडीएफ भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से बाद में डाउनलोड कर लेना। अभी के लिए जस्ट समझने की कोशिश करें, चीजों को ग्रेस्प करने की कोशिश करें, क्वेश्चन को पढ़ें, ऑप्शंस को देखें, फिर उसके बाद आंसर करने की कोशिश करें। मतलब जितना अपने दिमाग को दौड़ाओगे, जितना सोचोगे, उतना ही आप ज्यादा सीखोगे। जस्ट कि बुक में लिखा हुआ आप पढ़ते जाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चंस जितना करोगे, कहीं से भी करो, कोई टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो, यूट्यूब से देखो, मेरे चैनल पे देखो, और कोई आपको कहीं और पसंद आ रहा है वहां से देखो, वो आपको हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में, क्योंकि जो करंट में है वही आएगा, पुराना कभी कुछ नहीं आएगा। तो ये एक एमसीक्यू हो सकता है इंपॉर्टेंट, कि बैक टू वेदास किसने मोटो दिया था? ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और एक फाउंडर ऑफ आर्य समाज भी स्वामी दयानंद सरस्वती, 1875। एक दो तीन को एमसीक्यू इससे भी निकल सकते हैं। और इन्होंने ये क्या प्रमोट करते थे? रेशनल थिंकिंग एंड सोशल रिफॉर्म बेस्ड ऑन वैदिक टीचिंग। एक एमसीक्यू होगा कि बैक टू वेदास, वेदास से इंस्पिरेशन लेते थे। एक एमसीक्यू हो सकता है फाउंडर थे ये। और एक एमसीक्यू हो सकता है कब, 1875 में किया गया था। तो 3 से 4 एमसीक्यू यहाँ से निकल के आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, कॉल फॉर रिनंसिएशन ऑफ ऑल वॉलेंट्री एसोसिएशन विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ किसी भी तरीके का एसोसिएशन, उसको छोड़ देना वॉलेंटरीली बेसिस पे, ये कब दिया गया था? तो दोस्तों ये दिया गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट। तो ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के द्वारा, गांधी जी के द्वारा दिया गया था। अब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन के टाइम पे बात कर लेते हैं। पहली बात तो, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब हुआ था? 1920 से स्टार्ट हुआ था और 22 तक चला था। 22 तक चला था। 22 में कब इसको विड्रॉ किया गया था गांधी जी के द्वारा? जब चोरी चोरा का इंसिडेंट हो गया था। उस पे भी एक क्वेश्चन है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये जो लाइन दी गई है कि रिनाउंस करना वॉलेंटरी बेसिस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एसोसिएशन किसी भी तरीके का, वो हो सकता है जॉब को लेके, गवर्नमेंट जॉब को लेके, टाइटल को लेके, स्कूल्स को लेके, लॉ कोर्ट्स को लेके, और किसी तरीके का ऑनर को लेके। तो इसमें इस इन सब का वॉलेंटरी बेस पे गांधी जी ने बोला था आप इनको रिनाउंसिएशन कर सकते हो। तो ये कब बोला गया था? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के द्वारा टाइम पे। तो एक क्वेश्चन और आपके यहाँ से निकल के आता है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब से कब तक चला था? 1920 से स्टार्ट होकर 22 तक चला था। और ये मूवमेंट किसका डायरेक्ट रेस्पॉन्स था? इससे पहले कौन कौन सी घटना हुई थी जिसके जिसके बेसिस पे गांधी जी ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था, गांधी जी और गांधी जी के अलाइज ने? तो ये इसके लिए डायरेक्ट रेस्पॉन्स था किसका? रॉलेट एक्ट का, जलियांवाला बाग मैसेकर का, और खिलाफत इशू का। मुस्लिम्स भी साथ में आए थे खिलाफत इशू को लेके। और जो रोलर एक्ट और जलियांवाला बाग मैसेकर था, उसको उसके बेसिस पे इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। 3 ग्राउंड थे, रोलर एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर एंड खिलाफत इशू। तो आपका एक और एमसीक्यू निकल के आ सकता है, कौन कौन से ग्राउंड थे जिसके बेसिस पे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था? तो ग्राउंड थे रोलर एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर एंड खिलाफत इशू। तो एक एमसीक्यू ये भी है आपका, और किस टाइम पे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, एक एमसीक्यू ये भी है। तो मतलब ये हमने 3 एमसीक्यू एक ही एमसीक्यू के अंदर डिस्कस कर लिए, और आपके एग्जाम में कभी भी अपीयर हो सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट है मैं उसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, और ये इसकी पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वाई वाज द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट विदड्रॉन बाय महात्मा गांधी? अब वो क्वेश्चन आ गया, क्यों विदड्रॉ किया गया था? मैं अभी आपको बताया था किसके बेस पे ये विदड्रॉ किया गया था, जब वायलेंट हो गया था। मतलब गांधी जी की किसको फॉलो करते थे? गांधी जी पीसफुल तरीके से आंदोलन करते थे। वो बिल्कुल भी वायलेंस के, मतलब वायलेंस के बिल्कुल अगेंस्ट थे। वो नॉन वायलेंट बेसिस पे वो मूवमेंट्स को लेकर चलते थे। तो इसमें क्या हुआ था कि मूवमेंट काफी अच्छा जा रहा था, काफी प्रेशर था ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, बट सडनली एक इंसिडेंट हो जाता है जिसमें क्या होता है कि पुलिसमैन को, मतलब भीड़ के द्वारा जेल के अंदर, सॉरी उसके अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर जला दिया जाता है, जिसमें 22 पुलिसमैन मर जाते हैं। तो उसके बाद इसको विड्रॉ कर लिया जाता है गांधी जी के द्वारा, क्योंकि वायलेंट हो गया। तो ये ऑप्शन होता है आपका, आफ्टर चोरी चोरा इंसिडेंट वेयर ए वायलेंट मोब किल्ड पुलिसमैन। इसका आंसर ये होता है। तो इसमें और समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं। कब विड्रॉ किया गया था? कॉल्ड ऑफ बाय महात्मा गांधी इन फरवरी 1922। 1920 से स्टार्ट हुआ था, 22 तक गया था। 22 में भी कब तक गया था? फरवरी तक, बस। और ये चोरी चोरा कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। ये भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। मतलब चांसेस है, छोटा एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, एसएससी से भी कोई नीचे लेवल का और हो गया, स्टेट पीसीएस, स्टेट भी तो बड़ा होता है। तो मतलब जैसे कि स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं छोटे छोटे, जिनमें वन लाइन टाइप क्वेश्चन आते हैं, वहां पे ये पॉइंट्स जो के त्यों डायरेक्ट आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपको बड़ा सटीक तरीके से चीजों को समझना है और दिमाग में फिट कर देना है।
तो इसमें क्या हुआ था कि प्रोटेस्टर के क्लैश हो गया था पुलिसमैन के साथ, जिसके रिटेलिएशन में मतलब लोगों की भीड़ ने 22 पुलिसमैन को पुलिस पुलिस स्टेशन के अंदर जला के मार दिया था। तो वायलेंट टर्न हो गया। महात्मा गांधी जी बिल्कुल ही मतलब बिलीव करते थे, गांधी जी नॉन वायलेंस में, अहिंसा में, महात्मा जी का मोटो था ये। तो इसी बेसिस पे जब वायलेंट हो गया था उनका मूवमेंट, तो उन्होंने इसको विड्रॉ कर लिया, सस्पेंड कर दिया मूवमेंट को इमीडिएटली, फरवरी 1922 में। मतलब एक एमसीक्यू आपका हो सकता है, फरवरी 1922 में कब कब मतलब कब इसको विड्रॉ कॉल्ड ऑफ किया गया था, फरवरी 1922 में। ग्राउंड क्या था? चोरी चोरा इंसिडेंट, जिसमें 22 पुलिसमैन को पुलिस स्टेशन के अंदर जला के मार दिया गया था। Who was elevated to post of Governor General of Bengal after Regulating Act of 1773? किसको एलिवेट करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के द्वारा? तो आपको पता ही है किसको बनाया गया था? ये बनाया गया था वॉरेन हेस्टिंग जी को। वॉरेन हेस्टिंग जी को बना दिया गया था। अब इसमें समझने जैसा क्या है, कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम नोट करेंगे? एक सेकंड रुक जाइए बस। इसमें क्या कहता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये पहला सबसे एक एक एमसीक्यू आपका यहाँ से भी निकल सकता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पहला कौन सा स्टेप था जिसके द्वारा उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना, उनके अफेयर्स को रेगुलेट करना स्टार्ट स्टार्ट किया था? तो यही एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज द फर्स्ट स्टेप बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो ये एक एमसीक्यू आपका ये भी निकल के आता है कि ये पहला स्टेप था जिसके द्वारा उन्होंने उसको रेगुलेट करना स्टार्ट किया था। एक एमसीक्यू हो गया, मतलब दो एमसीक्यू हो गया आपके इसी क्वेश्चन से। तो इसके द्वारा ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था पहला। पहले इससे पहले गवर्नर हुआ करते थे, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। गवर्नर हुआ थे तीनों, जैसे बंगाल का था, मद्रास का था, बॉम्बे था, सेपरेट गवर्नर हुआ करते थे। तो पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। और इसके बाद आपको आएगा 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बनाया जाएगा, बट वो क्वेश्चन फर्दर हम किसी और वीडियो में लेंगे, या इसमें भी बाद में हो सकता है। दिस एक्ट वाज आल्सो एस्टेब्लिश्ड, इस एक्ट के अंदर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई थी, जो गवर्नर जनरल को असिस्ट करेगी, गवर्नर जनरल बंगाल के असिस्ट करेगी, जिसमें 4 मेंबर होंगे टू असिस्ट गवर्नर जनरल। तो आपका एक और एमसीक्यू आ गया कि गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी, उसमें गवर्नर जनरल के अलावा कितने मेंबर थे? 1+4 गवर्नर जनरल प्लस में 4 अदर मेंबर्स। तो 2 एमसीक्यू आपके यहाँ इस मतलब, एक तो एमसीक्यू ये भी हो गया कि किनको गवर्नर जनरल बंगाल बनाया गया था, वारंट टेस्टिंग। एक एमसीक्यू आपका यहाँ से हो गया कि 17 मतलब पहला कौन सा एक्ट था जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेट किया था अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? तो ये दूसरा एमसीक्यू हो गया। तीसरा एमसीक्यू हो गया कि एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल बनाई गई थी उसके कितने मेंबर थे? 1 गवर्नर जनरल प्लस में 4 अदर मेंबर्स। तो आपका ये एक और एमसीक्यू हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है ये। पूना सार्वजनिक सभा कब स्टेब्लिश की गई थी? इसका आपको आंसर करना है। आपको ये भी पता होना चाहिए पूरा सार्वजनिक सभा किसके द्वारा बनाई गई थी, इसको कब स्टेब्लिश किया गया था, और ये क्या थी। ठीक है जी, आपको ये पता होना चाहिए। तो इसको स्टेब्लिश किया गया था 1870 में। अब देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या है ये। पूना सार्वजनिक सभा was established in 1870 in Pune with aim of promoting the rights and welfare of Indian people under British rule। इसका एम क्या था? प्रमोट करना राइट्स, जो लोगों के राइट्स होते हैं, और वेलफेयर ऑफ इंडियन पीपल अंडर ब्रिटिश रूल। ये क्या करती थी? एक ब्रिज की तरह काम करती थी, एज ए ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंडियन पीपल। ये एक मतलब इंपॉर्टेंट लाइन थी जो इसमें समझनी, ये एज ए ब्रिज काम करती थी गवर्नमेंट और लोगों के बीच में। ये मतलब एक अर्ली, मतलब 1885 में जब कांग्रेस आई थी उससे भी पहले एक अर्ली पहल थी ये ब्रिज करने की, गवर्नमेंट और लोग, मतलब लोग डायरेक्ट आके बात नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक इंटरमीडिएट की तरह काम करने के लिए स्टार्टिंग के लिए पहली पहल थी पूर्ण सार्वजनिक सभा 1870 में। तो अर्ली एग्जाम्पल ऑफ political awakening in India and played a crucial role in preparing the ground for formation of Indian National Congress later। मतलब इसने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन में भी। सो एम जी राणा डे इसके रिफॉर्मर इसके साथ एसोसिएट थे, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एम जी राणा डे इनमें से किसके साथ एसोसिएटेड थे? तो उसमें एक ऑप्शन होगा पूरा सार्वजनिक सभा, तो वो उसका आप टिक मार्क कर देंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है इंडियन नेशनल मूवमेंट क्रिप्स मिशन से रिलेटेड। चलिए देख लेते हैं उसको भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रिप्स मिशन इज नॉट करेक्ट? करेक्ट नहीं है भाई।
क्रिप्स मिशन में कुछ स्टेटमेंट मतलब इस क्वेश्चन में दी हुई हैं। तो जो मिशन आया था 1942 में, तो कुछ कुछ वो अपनी जो डेलीगेशन था मतलब ब्रिटिशर्स की तरफ से ही आया था हमको, जैसे हमने डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए, तो 1940 में पहली बार उसको एक्सेप्ट किया गया था अगस्त ऑफर के थ्रू। फिर बाद में उनका ही एक मेंबर था सर स्टैफर्ड क्रिप्स, वो एक डेलीगेशन लेके आया था जिसमें वो कुछ अपना वो प्रिपेयर करके लेके आए थे कि हम ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे, आपको ये स्टेटस देंगे, इसके बाद आपकी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे नहीं करेंगे, मतलब उनके एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करके लाए थे। तो उसी ड्राफ्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, उनसे उससे रिलेटेड एमसीक्यू है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें किया गया था, इसमें प्रपोज किया गया था कि एक डोमिनियन स्टेटस का प्रपोजल था, मतलब इंडिपेंडेंस की बात नहीं की गई थी, इसमें बात की गई थी डोमिनियन स्टेटस की। तो ये पॉइंट सही है या गलत है क्रिप्स मिशन के हिसाब से? तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, क्रिप्स मिशन ने डोमिनियन स्टेटस देने की ही बात की थी। और वैसे भी डोमिनियन स्टेटस की हमेशा बात की गई थी जब पहली बार 1940 में अगस्त के थ्रू इसको एक्सेप्ट किया गया था। तो जब तक इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था ना, मतलब 46 47 के बाद, 46 के अराउंड अराउंड, उससे पहले डोमिनियन स्टेटस की ही बात की जाती थी, उससे पहले कभी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, इट वाज सेंट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। सही बात, वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ही भेजा गया था, 39 से 45 तक वर्ल्ड वॉर टू था, तो ये पॉइंट भी सही है। इट वाज एक्सेप्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये एक्सेप्ट किया गया था या नहीं किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा? नहीं, नहीं किया गया था। और वो आपको समझाऊंगा इसके एक्सप्लेनेशन में क्यों नहीं किया गया था। तो इसका आंसर होगा ये कि ये एक्सेप्ट कर लिया गया था, बल्कि एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो इसमें पूछा नॉट करेक्ट, तो यही पॉइंट करेक्ट नहीं है भाई, इसमें लिखा हुआ करेक्ट एक्सेप्ट किया गया था पर एक्सेप्ट नहीं किया गया था। और प्रिंसिपल स्टेट वर गिवन द ऑप्शन टू स्टे आउट होता है, ये भी सही है। इनको ऑप्शन दिया गया था कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो करिए, नहीं करना तो आप ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं, आप अलग इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। तो इसके अंदर ये एक पॉइंट था। तो क्रिप्स मिशन पहली बार भेजा गया था 1942 में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है जी। हेड किया गया था सर स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा। मेन पर्पज क्या था कि इंडिया का सपोर्ट मिले ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स में। वॉर चल रहा था, एक साइड एक्सिस पावर थे, एक साइड एलाइज थे। तो इन्होंने इसलिए ये एक ऑफर लेके आए थे ताकि इंडियन से सपोर्ट मिले उनको ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स में। ठीक है जी। तो की प्रपोजल क्या थे डोमिनियन स्टेटस देने का? मैं आपको बता ही दिया हूँ इसमें। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रेम होगी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और राइट ऑफ प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट टू ऑप्ट आउट ऑफ द यूनियन। इसी पॉइंट को लेके काफी धक्का लगा था। वैसे तो डोमिनियन स्टेटस के अगेंस्ट भी थे वो, बट थोड़े टाइम के लिए मान लेते चलो, एटलीस्ट इन्होंने इतना तो स्वीकार किया कि हमको डोमिनियन स्टेटस देंगे। बट ये मेन पॉइंट है जिस पे लेके ना तो इसको कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया गया था, ना इसको मुस्लिम लीग के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। राइट ऑफ प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट टू ऑप्ट आउट ऑफ द यूनियन। इससे क्या होगा कि इंडिया को मतलब पार्टीशन टाइप, ये पॉइंट को देखा जा सकता है, पार्टीशन के लिए उन्होंने ये वो रखा था। तो इंडियन कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया गया था प्रपोजल, एज दे डिड नॉट ऑफर इमीडिएट इंडिपेंडेंस। इमीडिएट इंडिपेंडेंस भी नहीं दे रहे थे, डोमिनियन स्टेटस दे रहे थे, एंड अलाउड फॉर पार्टीशन टेंडेंसी, कि इनको राइट दे दिया गया प्रोविंस और प्रिंसिपल स्टेटस को ऑप्ट आउट ऑफ द यूनियन। तो इससे इससे क्या बन रहा है कि चांसेस बन रहे हैं कि पार्टीशन हो सकता है इंडिया का। तो ये मेन पॉइंट थे इससे रिलेटेड। नेक्स्ट एमसीक्यू है ये क्रिप्स मिशन से रिलेटेड, व्हाई डिड मुस्लिम लीग रिजेक्ट द क्रिप्स मिशन प्रपोजल? मुस्लिम लीग ने इससे पहले एक्सेप्ट किया था जब अगस्त ऑफर पहली बार डिक्लेयर किया गया था उनके द्वारा, तो उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया था, क्योंकि उसमें उनको एक तरीके से दिखाई दे रहा था कि उनको एक ईस्टर्न और वेस्टर्न एरिया को मिला के, मतलब जैसे वेस्टर्न पाकिस्तान ईस्टर्न पाकिस्तान जो अभी अभी आज में है, उनको लगा था कि इस एरिया को मिला के उनका एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बनेगा जिसको पाकिस्तान का नाम देंगे वो। तो अगस्त ऑफर उन्होंने एक्सेप्ट किया था, बट क्रिप्स मिशन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि उनको चांसेस कम लग रहे थे अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनने के। तो इसमें क्या आंसर होगा इसका कि इट सपोर्टेड इमीडिएट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया? नहीं, इमीडिएट इंडिपेंडेंस देने की तो बात ही नहीं की थी। इट प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरल मुसलमान, ये तो 1909 में ही हो गया था, बट इस पॉइंट की तो कोई बात भी नहीं है इधर। इट डिड नॉट क्लियरली रिकॉग्नाइज द डिमांड फॉर पाकिस्तान, ये मेन पॉइंट हो सकता है इसका कि इन्होंने क्लियरली रिकॉग्नाइज नहीं किया डिमांड फॉर पाकिस्तान। और इट इंक्लूड सोल मुस्लिम एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम, ये भी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसका आंसर होगा सी, इट डिड नॉट क्लियरली रिकॉग्नाइज द डिमांड फॉर पाकिस्तान, इसलिए इन्होंने स्क्रिप्ट मिशन को प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था मुस्लिम लीग ने।
नेक्स्ट एमसीक्यू इसी से रिलेटेड, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्शन ऑफ मुस्लिम लीग टू क्रिप्ट प्रपोजल वाज, कि मेन उनके द्वारा इनको रिजेक्शन का मेन प्रपोजल क्या था, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर ऑल इंडिया। ये मेन ऑब्जेक्शन था कि एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना रहे हो आप ऑल इंडिया के लिए, तो उनको अपना पाकिस्तान तो बनता दिख ही नहीं दे रहा, पार्टीशन तो हो ही नहीं रहा, तो वही तो उनको चाहिए था, जिन्ना को वही चाहिए था, पर वो हो नहीं रहा। तो ये उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू लाहौर, अब वही बात कर लेते हैं कि ये इसका ग्राउंड कैसे बना था। लाहौर रेजोल्यूशन 1940 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राहुल लाहौर रेजोल्यूशन इज करेक्ट, इट वाज पास्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, गलत बात है। ये पास किया गया था 1940 में, लाहौर रेजोल्यूशन पास किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। इट वाज पास्ड अंडर लीडरशिप मोहम्मद अली जिन्ना, ये भी सही है। कॉल्ड फॉर सेपरेट मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स, ये बात भी सही है, तो इसका आंसर यही होगा। लाहौर रेजोल्यूशन दिया था मुस्लिम लीग ने अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, सेपरेट मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट बनाना था, इनको पार्टीशन करना था इंडिया का, मेन चीज मकसद ये था। इसमें क्लियरली यूज किया था वर्ड नहीं, पाकिस्तान का कहीं मतलब वर्ड नहीं दिया था इन्होंने, पर पार्टीशन के लिए इन्होंने बात करी कि ईस्टर्न और वेस्टर्न एरिया को मिला के एक क्लब्ड मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट बनेगा। तो लाहौर रेजोल्यूशन कब पास किया गया था, 23 मार्च और 1940 को। ये आपको पता होना चाहिए, डेट आपको मतलब ईयर एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप में, लीडरशिप मोहम्मद अली जिन्ना, तो इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ मुस्लिम नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न जोन ऑफ इंडिया को मिला के, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला आज वाला, उसी को वो एक पाकिस्तान की तरह ट्रीट करना चाह रहे थे। तो इसी रेजोल्यूशन से फाउंडेशन स्टोन डाला गया था किसका, फ्यूचर डिमांड ऑफ सेपरेट मुस्लिम नेशन। इसको एनुअल सेशन लाहौर में एक्सेप्ट कर लिया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। एक यही एक टर्निंग पॉइंट था इन डिमांड फॉर फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, मतलब ये रेजोल्यूशन जब एक्सेप्ट कर लिया था मुस्लिम लीग के मेंबर्स ने, तो यही एक टर्निंग पॉइंट था जहां पे डिमांड फॉर फॉर्म मतलब जिन्ना विदाउट पाकिस्तान मतलब हिल ही नहीं रहता, पाकिस्तान तो चाहिए ही चाहिए, एक इंडिपेंडेंट नेशन तो चाहिए मुस्लिम मेजोरिटी के लिए, ये उनका मेन पॉइंट था। नेक्स्ट एमसीक्यू होगा आपका बंगाली वुमेन राइटर से रिलेटेड, अमर कथा। अमर कथा 1910 के टाइम पे, Who among the following pioneering Bengali women serialized her autobiography अमर कथा between 1910 से 1913? इनमें मतलब इन ऑप्शंस में से कौन सी वो वुमेन थी जिसने अपनी ऑटोबायोग्राफी अमर कथा को सीरियलाइज्ड कर दिया था, मतलब एक सीरियल के तौर पे बना दिया था उसको इस एरिया टाइम में, 1910 से 1913 के टाइम पे। तो ये थी बिंदोनी विनोदिनी दासी, विनोदिनी दासी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। इनको फेमसली नोन एज नोटी नोटी विनोदिनी, नोटी विनोदिनी से आप याद रख सकते हैं, नोटी विनोदिनी। ये एक बंगाली थिएटर आर्टिस्ट थी, एक्ट्रेस थी, जिन्होंने खुद से अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी और उसको रियल सीरियलाइज्ड कर दिया, समझ रहे हो, और बंगाली पीरियोडिकल में। ये इसका मेन है, मतलब विनोदिनी दासी, और इनको नोटी विनोदिनी दासी भी कहते थे। इन्होंने, ये एक थिएटर एक्ट्रेस थी, इन्होंने खुद की ऑटोग्राफी बायोग्राफी लिखी और उसको सीरियलाइज कर दिया। इसमें मतलब क्या बताया गया था, अब औरत है, औरत कोई ऑटोबायोग्राफी लिख रही है, खुद की ऑटोबायोग्राफी लिख रही है, तो वो कुछ उस टाइम पे औरतों को लेके काफी अनजस्टिस हो रहता था, तो इनजस्टिस को लेके ही उन्होंने औरतों की जो कंडीशंस रही थी उसको लेके ही अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था। स्ट्रगल फेस्ड बाय फीमेल परफॉर्मर इन कॉलोनियल बंगाल, इसका ये मेन टॉपिक था कि वुमेन्स को क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ कॉलोनियल बंगाल, इंक्लूडिंग सोसाइटल प्रीजुडिस, लोग क्या सोचते हैं, एक्सप्लॉयटेशन कैसे किया जाता है, इमोशनल बिट्रेयल कैसे किया जाता है। तो इस स्टोरी में उन्होंने अपने ही बारे में और मतलब एक जनरल फीमेल को क्या फेस करना पड़ता है उसके बारे में इसका डिस्कशन किया था। इसके अलावा ऑप्शन इसमें अदर ऑप्शंस भी थे, ये सब रसूलुल्लाह देवी, बेगम रोकिया, शेखावत हुसैन, तो इनके बारे में भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। रसुंदरी देवी जी क्या थी, इन्होंने अमर जीवन ऑथर किया था, मतलब लिखा था, तो फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी थी ये भी इनके द्वारा। तो रसुंदरी देवी जी ने लिखा था अमर जीवन, और अमर कथा किसने लिखी थी, विनोदिनी दासी ने, ये आपको याद रखना है। और बेगम रोकिया ने लिखा था सुल्तान्स ड्रीम्स,
ये ऑटोबायोग्राफी नहीं थी। बेगम रोकिया ने लिखा था सुल्तान ड्रीम, सुल्ताना का ड्रीम। मतलब बेगम से आप सुल्ताना समझ सकते हो, तो एक थोड़ा आइडिया लग जाएगा इस ऑप्शन को लेके। एंड कैलाश भासनी देवी जी ने, वो भी राइटर थी, बट ये अमर कथा के साथ रिलेटेड नहीं, मतलब वो एक राइटर थी, उनका कुछ ऐसा ज्यादा फेमस ऑटोबायोग्राफी या कोई बुक वगैरह नहीं है, तो वो सब स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, इंडियन नेशनल मूवमेंट ईयर 1916। 1916 में सिग्निफिकेंट क्यों कंसीडर किया जाता है इंडियन हिस्ट्री में? तो आपको थोड़ा याद होगा, तो आपने बुक पढ़ी होगी अच्छे से। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का उसमें लखनऊ पैक्ट साइन किया गया था, और एक्सट्रीमिस्ट को भी दोबारा से इंक्लूड किया गया था। तो वही पॉइंट इससे रिलेटेड हो जा सकते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल के, नहीं नहीं, ये तो पहले इवेंट हो चुका था, 1907 से पहले हो चुका था। ये तो साइमन कमीशन अपॉइंट किया गया था, नहीं ये भी नहीं, 1927-28 की बात है ये तो। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पैक्ट साइन हुआ था, हाँ जी ये सही है। और सिविल डिफेंस मूवमेंट भी 1930 की बात है। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो 1916 में क्या हुआ था, लखनऊ पैक्ट साइन किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बाद के, के बीच में, लखनऊ में। तो एक एमसीक्यू आपको हो जाता है, 1916 में लखनऊ पैक्ट किस किस के बीच में साइन हुआ था? यू हैव टू कीप इट इन माइंड, बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, 1916, डेट आपको याद होनी चाहिए। दिस वाज द फर्स्ट मेजर एग्रीमेंट बिटवीन द टू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मेकिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन इन नेशनल मूवमेंट। मतलब पहली बार उन्होंने यूनिटी दिखाई दी थी हिंदू और मुस्लिम में। कांग्रेस कांग्रेस ने क्या एक्सेप्ट किया था? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम लिस्ट, जो 1909 में ब्रिटिशर्स ने अनाउंस किया था, तो उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। तो यही एक मतलब आप मान सकते हो उसको कि कांग्रेस ने उसको एक्सेप्ट करके ही गलती कर दी, जिसी से बाद में इंडिया का एक तरीके से पार्टीशन हुआ। तो यहीं से उनकी एक अच्छी शुरुआत हुई थी मुस्लिम लीग की। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट कर लिया बाद में। और कांग्रेस ने क्या बोला कि हम तुम्हारा सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सेप्ट कर लेंगे, बट तुम हमारे साथ में आके ब्रिटिश के अगेंस्ट एक यूनाइटेड फ्रंट की तरह काम करो। मतलब जो हम साथ में मिलकर यूनाइटेड फ्रंट की तरह करेंगे, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ला सके। अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की ही बात कर रहे हैं बस, ब्रिटिशर्स के द्वारा। आजादी की बात अभी नहीं हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स अंडर ब्रिटिश रूल ओनली, ये भी आपको पॉइंट याद होना चाहिए। इन्होंने इंडिपेंडेंस नहीं मांगी थी अभी भी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने की बात कर रहे हैं एज ए यूनाइटेड फ्रंट, मुस्लिम्स एंड मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीजेंट मूवमेंट से रिलेटेड है। 19th सेंचुरी में पीजेंट मूवमेंट टुक प्लेस इन पूना रीजन अगेंस्ट मनी लेंडर्स। तो इसका मूवमेंट का नाम क्या था? इस मूवमेंट का नाम था डेक्कन राइट्स। डेक्कन राइट्स बोलते थे तो पूना रीजन और अहमदनगर वाले रीजन को, जहाँ पे राइट्स हुए थे। तो ये 1875 के अराउंड हुए थे। थोड़ा डेट का भी आपको थोड़ा दिमाग में होना चाहिए कि भाई टाइम पीरियड क्या था, किस टाइम पे ये हुए थे। तो प्रेजेंट डे महाराष्ट्र है ये। तो ये अपराइजिंग थी क्यों? क्योंकि जो मनी लेंडर्स रहते थे ना, वो काफी एक्सप्लॉइट करते थे फार्मर्स को, इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करते थे। अगर वो इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं कर पाते थे तो उनकी लैंड सीज कर लेते, क्रॉप उनके घर से लेके चले जाते थे। तो इसी से तंग आके उन लोगों ने अटैक किया मनी लेंडर्स को, उनके हाउस जला दिए, डेब्ट रिकॉर्ड बर्न कर दिए, डिमांडेड रिलीफ फ्रॉम ऑपरेसिव डेब्ट सिस्टम, और डिमांड की कि हमको इस जो ऑपरेसिव काफी प्रेशराइज वो फील करते हैं इस डेब्ट सिस्टम का, तो उससे रिलीफ करा जाए। तो इसी के चलते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट 1879 में पास किया गया था टू एड्रेस रूरल इंडेप्टनेस। जो गांव के लोग होते थे जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे मनी लेंडर्स के द्वारा, तो उनके लिए इनको इस एक्ट को भी लाया गया था 1799 में। गदर मूवमेंट से रिलेटेड एक एमसीक्यू, वो वाज वेयर वाज हेडक्वार्टर कहाँ था गदर मूवमेंट का, स्टेब्लिश कहाँ किया गया था? गदर मूवमेंट का हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को में। इंडिया से तो बात ही नहीं है भाई, सीधा सैन फ्रांसिस्को on eastern Pacific, or may be called as on the west side of USA, North America. तो गदर मूवमेंट 20th सेंचुरी की बात है। ये भाई किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? जो इंडिया के इमिग्रेंट थे, प्राइमरीली पंजाबी सिख्स एंड मुस्लिम, टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल इन इंडिया थ्रू आर्म रेबेलियन। वहां से लीड करते थे वो, इंडिया में ओवरथ्रो करने के लिए ब्रिटिश रूल को थ्रू आर्म रेबेलियन। मतलब इनका मेन मकसद था आर्म रेबेलियन के द्वारा ही ब्रिटिशर्स को ओवरथ्रो किया जा सकता है।
अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स यूज करते थे, वायलेंटली जाते थे, आर्म रेवेलियन यूज करते थे, कौन सा उनका तरीका था आर्म रेवेलियन। और कौन कौन उनके थे, पंजाबी सिख्स एंड मुस्लिम और इमिग्रेंट्स थे जो मेनली ब्रिटिश वो रहते थे अपना नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे, और आप ये भी बोल सकते हो कि ईस्टर्न पैसिफिक में। तो इनका हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को में 1913 में, अंडर नेम युगांतरन आश्रम। ये भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है, बहुत अच्छी लाइन है ये। इस आश्रम का नाम था युगांतर आश्रम, जो ये सैन फ्रांसिस्को में अपना इसका गदर मूवमेंट का हेडक्वार्टर था, उसका आश्रम का नाम था युगांतर आश्रम। ये दिमाग में ये भी बिठा लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये, युगांतर आश्रम उसका नाम था। तो न्यूज़पेपर भी उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, उसको गदर बोलते थे, जो क्या करता था कि रिवोल्यूशनरी आइडियाज को स्प्रेड करने का काम करता था इंडियंस के बीच में, और इंकरेज करता था कि ब्रिटिश कॉलोनी के राइज करो, उससे फाइट करो। और इनके इंपॉर्टेंट लीडर भी आपको तीन नाम है, ये याद ही रखना है दिमाग में। इससे रिलेटेड भी मतलब क्वेश्चन दे देता है कि कौन कौन से लीडर इस गदर मूवमेंट से लिंक है या नहीं है। तो उसमें इन तीनों का नाम होगा, चौथे का नाम मतलब चौथा कोई और दे देगा तो वो नहीं होगा ऑप्शन। तो तीन नाम आपको हमेशा याद रखने चाहिए, लाला हरदयाल, सोन सिंह बाकना एंड बाबा गुरमुख सिंह। लाला हरदयाल, सोन सिंह बाकना एंड बाबा गुरमुख सिंह। ये क्वेश्चन भी आंसर आपका पेपर में आ सकता है। इन तीनों के नाम होंगे, चौथा कोई और नाम होगा, और पूछेगा कि इनमें से कौन नॉट रिलेटेड टू गदर मूवमेंट। तो वो चौथा जो अलग होगा वो नॉट रिलेटेड होगा। वो भी आपको दिमाग में है। मतलब भी आपको तीन नाम याद रखने हैं, लाला हरदयाल, सोन सिंह बाकना, बाबा गुरमुख। मल्टीपल टाइम इसको देखें, समझें, और इससे रिलेटेड और एमसीक्यू सॉल्व करें, तो आपको ये दिमाग में अपने आप याद रहेगा। जलियांवाला बाग से रिलेटेड, हु अमंग द फॉलोइंग रिटर्न हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग के टाइम पे जब हत्याकांड हो गया था, ये मैसेकर हो गया था, तो उसके बाद किसने अपना नाइटहुड का जो उपाधि उनको मिली थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसको रिटर्न कर दिया था। वो किया था अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको रिटर्न कर दिया था। अब रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न तो कर दिया, ठीक है, ये एमसीक्यू हो गया, बट इनको मिला कब था ये? कि पहली बात तो जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, जब जनरल डायर ने ओपन फायर का अलाउ दिया था अमृतसर में, जिससे बहुत काफी लोग मर गए थे। ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर को ये मिला था नाइटहुड का टाइटल 1915 में, 4 साल पहले ही मिला था ब्रिटिश क्राउन से, और 1919 में इसको रिनाउंस कर दिया जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। और इसने एक और क्वेश्चन, अभी आपका इस लाइन से एक क्वेश्चन बनेगा। इन हिज लेटर टू वाइस राय, टैगोर सेड, टैगोर जी ने क्या कहा था, द टाइम हैज कम व्हेन बैजेस ऑफ ऑनर मेक आर सेम ग्लेयरिंग। तो ये कह के किसने अपना नाइटहुड का उपाधि छोड़ी थी, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। वाइस राय को किसने ये लेटर लिखा था और बोला था द टाइम हैज कम व्हेन बैजेस ऑफ ऑनर मेक आर सेम ग्लेयरिंग। ये इससे रिलेटेड एमसीक्यू आपके एग्जाम में आ सकता है कि ये स्टेटमेंट किसने बोला था, और इस स्टेटमेंट के द्वारा मतलब इससे किससे रिलेटेड है, जब टैगोर जी ने अपना नाइटहुड का उपाधि त्याग दी थी। द टाइम है मतलब जो ऑनर हमको मिल रहा है ना, वो शेम की तरह फील हो रहा है, तो हमको उसको त्याग करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर एफर्ट इन ढोंडो केसन कर डी के कर्वे मोस्टली एसोसिएटेड। जो ये डी के कर्वे थे, इन्होंने मोस्टली मतलब क्या सोशल रिफॉर्म इनका मेन योगदान है, इनका मेन योगदान था विडोज की रीमैरिज एंड वुमेन की एजुकेशन को लेके। अब बात कर लेते हैं डी के कर्वे जी ने कैसे इसमें अपना योगदान दिया था। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम महाराष्ट्र। और ये किस लिए जाने जाते थे, विडोज की रीमैरिज के लिए, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने के लिए वुमेन के लिए, इंक्लूडिंग विडोज के लिए भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाते थे, विडोज की रीमैरिज के लिए और एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। इन्होंने फाउंड किया था विडो रीमैरिज एसोसिएशन। और एजुकेशन को लेके आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे यहाँ से बनेगा। आप इन्होंने SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे वुमेन यूनिवर्सिटी 1916 में, फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया का इन्हीं के द्वारा फाउंडेशन किया गया था। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए, कि श्रीमती नाथीभाई दामोदर ठाकरे से वुमेन यूनिवर्सिटी 1916 में जो बनी थी, ये फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी थी इंडिया में वुमेन्स के लिए। इसको किसने बनाया था, इनको बनाया था डी के कर्वे जी ने।
ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में मतलब काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आ सकता है, 100% चांस है इसके। फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी, नाम क्या था, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे, महाराष्ट्र के अंदर, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था DK कर्वे के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उनको भारत रत्न भी मिला था 1958 में। तो JED बेथुन के बारे में बात कर लेते हैं। ये कौन थे, इनका कंट्रीब्यूशन किस में था। तो इनका कंट्रीब्यूशन था, ये मतलब बंगाल से थे, तो यहीं से क्लियर हो जाता, बंगाल से थे, महाराष्ट्र से, सती का एवोल्यूशन और वर्नाकुलर प्रेस डेवलपमेंट में इनका योगदान था। तो देखो सब एवोल्यूशन ऑफ सती तो किसने किया था, आपको पता है, राजा राम मोहन राय के एफर्ट्स के द्वारा। तो ये MCQ हट जाता है। पहले दूसरी बात, ये महाराष्ट्र से थे ही नहीं, ये बंगाल से थे, तो ये एक तरीके से सटीक आंसर लगता है, वुमेन एजुकेशन इन बंगाल। ठीक है जी। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी 1978 की बात है, तो वहां पे JD बैथुन का कोई योगदान नहीं था। तो वुमेन एजुकेशन बंगाल में JD बैथुन के द्वारा। तो इन्होंने क्या कहता है कि ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, ब्रिटिशर थे, देखिए फिर भी इंडिया के लिए काफी योगदान दिया इन्होंने। एजुकेशन कॉलोनी इन इंडिया को मतलब इन्होंने काफी बढ़ावा दिया उसको। तो ये क्या करते थे कि मॉडर्न एजुकेशन वुमेन्स के लिए प्रमोट करते थे। और एक इम्पोर्टेंट लाइन आपकी, बेथुन स्कूल इन कलकत्ता 1849 इन्होंने ही बनाया था, फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल इन इंडिया विद द सपोर्ट फ्रॉम इंडियन रिफॉर्मर लाइक ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जो लड़कियों के लिए पहला स्कूल, इन्हीं के द्वारा फाउंडेशन उसकी रखी गई थी, बेथुन स्कूल इन कलकत्ता 1849। और सपोर्ट किनका मिला था इनको, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का। तो काफी आपने पढ़ा होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बेथुन स्कूल से रिलेटेड है, तो उसी से रिलेटेड ये है कि किसने इसका फाउंडेशन किया था, JET बेथुन ने, कलकत्ता में। ये फर्स्ट स्कूल था वुमेन के लिए। और फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी कौन थी, आपने अभी पढ़ी थी, SNDT। उसको किन्होंने एस्टेब्लिश किया था, उनको DK कर्वे जी ने किया था। तो दो इंपोर्टेंट MCQ, वन लाइनर ही पूछते हैं छोटे एग्जाम होते हैं, SSC हो गया, PCS हो गए, मतलब प्रीलिम्स लेवल के जो एग्जाम होते हैं ना, वो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये किसने किया था, खत्म, आपको ये आंसर देना है उसका डायरेक्टली, और दिमाग में चिपका रहना चाहिए चीज। नेक्स्ट MCQ हो जाता है बहरम जी BM मालावरी। तो ये किससे रिलेटेड है, BM मालावरी का नाम भी आपने काफी कुछ सुना होगा। तो ये हैं, कैंपेन करते थे चाइल्ड मैरिज को लेके और विडो रीमैरिज को लेके, मतलब छोटे बच्चों की मैरिज और विडो रीमैरिज के लिए इनका काफी योगदान रहा है। तो ये इसका आंसर है। BM मालावारी जी क्या थे, ये पारसी थे। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि कौन पारसी थे जिन्होंने विडो रीमैरिज के लिए काफी एफर्ट्स डाले थे, क्योंकि विडो रीमैरिज के लिए तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने एफर्ट डाले थे जब 1856 में फिर उसके लिए एक्ट आया था। तो पारसी रिफॉर्मर कौन सा था, वो पारसी वर्ड जहां आ जाएगा फिर आपको समझ जाना है कि BM मालावारी जी होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड कुछ और, उन्होंने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट कैंपेन किए थे, विडो रीमैरिज को प्रमोट किया था, वुमेन्स के राइट सोशल रिफॉर्म के लिए बात करते हैं, मतलब वुमेन को लेके सेंटर में रख के चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज, उनके राइट्स को लेके, सुपर रिफॉर्म को लेके उन्होंने काफी राइटिंग्स की थी और पब्लिक स्पीचेस दी थी। ठीक है जी। एक प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया था, इंडियन स्पेक्टेटर पुश फॉर लीगल रिफॉर्म। इंडियन स्पेक्टेटर के नाम से इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया था। इन्हीं के एफर्ट्स के द्वारा एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, जिसमें एज 10 से बढ़ा के 12 कर दी गई थी, लीगल एज फॉर मैरिज लड़कियों के लिए। तो इनके इन्हीं के एफर्ट्स के द्वारा, BM मालाबारी जी के द्वारा एफर्ट्स के द्वारा इस एक्ट का मतलब इस एक्ट को लाया गया था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट से। और इनका बुक एक लिखी थी इन्होंने, नोट्स ऑन इन्फेंट मैरिज एंड इन्फोर्स्ड विडोहुड 1884 में। इन्फेंट मैरिज का मतलब इन्फेंट मैरिज ही लिख गया, मतलब छोटे बच्चों की मैरिज, तो आप समझ जाना BM मालाबार जी पारसी, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1991। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं इसमें। नेक्स्ट MCQ हो सकता है कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पास टू, क्या पास किया, किस लिए पास किया गया था, अभी मैंने बात डिस्कस किया था, लीगल एज ऑफ कंसेंट फॉर गर्ल बढ़ा दी गई थी इसके द्वारा। तो 1891 में पास किया गया था, ब्रिटिश ने इनेक्ट किया था। और इसमें एज कितनी इंटरकोर्स की बढ़ा दी थी, 10 से बढ़ा के 12 कर दी गई थी, 10 से लेके 12, मतलब 10 से बढ़ा के 12 कर दिया गया था उसको। तो नेक्स्ट MCQ देख लेते हैं फिर। और इसका काफी अपोजिशन भी किया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसका अपोज किया गया था, नहीं किया गया था, किसके द्वारा इसको अपोज किया था, ऑर्थोडॉक्स हिंदूज ने, जो बिलीव करते थे कि भाई मैरिज गवर्नमेंट को उनके बिलीव सिस्टम में घुसना नहीं चाहिए।
वो उनकी मर्जी, उनको कब उनकी मैरिज करानी, तो वो ऑर्थोडॉक्स हिंदू रहते थे, उन्होंने इसका काफी अपोजिशन में किया था। नेक्स्ट एमसीक्यू है सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड। कहाँ से सुभाष चंद्र बोस जी ने, वेयर डिड सुभाष चंद्र बोस जी अनाउंस फॉर्मेशन ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, आजाद हिंद गवर्नमेंट 1943 में, डेट आपको याद रहनी चाहिए, और कहाँ से इसको अनाउंस किया था उन्होंने। तो इसको 1943 के अराउंड आपको पता होगा सुभाष चंद्र बोस जी कहाँ पे थे, वो थे सिंगापुर में। इंडियन नेशनल आर्मी का उन्होंने चेयरमैनशिप संभाल ली थी उस टाइम पे। तो वहाँ सिंगापुर से उन्होंने पहली बार बोला था, अनाउंस किया था कि गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, आजाद हिंद मूवमेंट गवर्नमेंट की 1943 में। तो इसको गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी बोलते थे। इसको सपोर्ट किया जा रहा था जापान के द्वारा एंड सम एक्सिस पावर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। तो जापान किसकी साइड था, आपका ये एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट हो जाता है। जापान था एक्सिस पावर्स की साइड, और वही उन्होंने ही एड किया था सुभाष चंद्र बोस जी को ये आजाद हिंद गवर्नमेंट बनाने में, आजाद हिंद सरकार बनाने में, सिंगापुर में 1943 में। और इसको गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी बोला जाता था। तो इसकी खुद की करेंसी थी, सिविल कोड था, और एक नेशनल बैंक भी थी। ये भी आपका अगर मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आ सकता है। तो ये थोड़ा याद रख लेना कि बैंक भी थी तो बैंक की करेंसी भी होगी, कोई कोड ऑफ प्रोसीजर भी हो, सिविल कोड ऑफ प्रोसीजर भी होगा। तो इंडियन आईएनए बोलते थे इसको, इंटरनेशनल आर्मी। ये जापानीज आर्मी के साइड लड़ती थी ब्रिटिश के अगेंस्ट इन किम्फाल और कोहिमा। मतलब जो एक्सिस पावर्स और अलाइज पावर के बीच में जो वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था, तो उस टाइम में इंडियन नेशनल आर्मी जो थी वो जापान के साथ मिलके, एक्सिस पावर के साथ मिलके ब्रिटिशर के अगेंस्ट लड़ी थी इम्फाल और कोहिमा में, मतलब ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो इसी से रिलेटेड अगला एमसीक्यू है कि मेन एक्सिस पावर कौन कौन सी थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो इन ऑप्शंस को आप देखोगे तो आपको डायरेक्टली पता चलता होगा, अगर आपने बुक्स को पढ़ा होगा, मतलब आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी हुई होगी। तो फ्रांस ना जी हमेशा से ब्रिटिशर्स की साइड ही था, तो ये ऑप्शन हट जाता है। तो नॉट ए पार्टी पूछा है इसमें, तो ये हट जाता है। तो मेन एक्सिस पावर कौन कौन सी थी, जर्मनी, जापान और इटली। जर्मनी, जापान और इटली मेन एक्सिस पावर थी। जर्मनी, जापान, इटली वर द मेन एक्सिस पावर। दे फॉर्म ए मिलिट्री अलायंस टू एक्सपेंड देयर एम्पायर एंड फाइट, किसके अगेंस्ट करेंगे ये, अलाइड पावर। अलाइड पावर आप थोड़ा याद रखेंगे तो यूके, यूएसएसआर, यूएसए, मतलब यूएसएसआर जो पहले रशिया और अदर कंट्रीज, यूएसएसआर वाला पार्ट, और यूएसए और यूके, और फ्रांस वगैरह भी यूके की साइड थे, तो ये अलाइज थे। और वो मेन एक्सिस पावर थी, जर्मनी, जापान, इटली वर द मेन एक्सिस पावर। इसको ट्राइपार्टाइट एक्ट बना था जर्मनी, जापान और इटली के बीच में। जर्मनी का अडोल्फ हिटलर जी थे उस टाइम पे, इटली के बेनितो मुसोलिनी, और जापान के एम्परर हिरोहितो एंड पीएम तोजो। ये क्या करते थे, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे ये एक्सिस पावर, एम टू क्रिएट ऑथोरिटेरियन एम्पायर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट। एक एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लाइन, इससे एक एमसीक्यू निकलता है कि जो एक्सिस पावर अगेंस्ट थी डेमोक्रेसी के, या अलाइज अगेंस्ट थे। एक्सिस पावर अगेंस्ट थी, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थी, हिटलर को आप जानते ही हैं। और वो उनका मेन एम था कि क्रिएट अथॉरिटेरियन एम्पायर थ्रू आउट थ्रू कंक्वेस्ट, मतलब जीतेंगे इस एरिया पर, अटैक करेंगे, इसको जीतेंगे और यहाँ पे अथॉरिटेरियन रिजीम स्टेब्लिश करेंगे। डेमोक्रेसी के बिल्कुल अगेंस्ट थे एक्सिस पावर। यूनियनिस्ट पार्टी इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया वाज प्राइमरीली एक्टिव इन। ये यूनियनिस्ट पार्टी कहाँ पे एक्टिव थी प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में, ये पंजाब के अंदर एक्टिव थी। तो पंजाब के अंदर एक्टिव थी ये 1920 के टाइम में। ये इसका मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रही थी उस टाइम पे, ये रिप्रेजेंट करती थी लैंडलॉर्ड और एग्रीकल्चरिस्ट, मतलब जो अमीर खेतीबाड़ी करने वाले थे ना, उनके एक उनका एक संगठन था ये, एक मुस्लिम, हिंदू और सिख, मतलब तीनों कम्युनिटी से इनके लोग आते थे यूनियनिस्ट पार्टी के। एक संगठन था लैंडलॉर्ड्स और बड़े एग्रीकल्चरिस्ट के बीच में, ये और किसी भी कम्युनिटी से हो सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, किसी से भी। पंजाब के अंदर ये बेस था इसका। और मेन चीज क्या, रिच 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 जो लैंडलॉर्ड थे ना खेती बाड़ी करने और रूरल एलाइट्स, मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, उनका एक एक संगठन था यूनियनिस्ट पार्टी। ठीक है जी। फोकस था एग्रीकल्चर, प्रोटेक्टिंग पीजेंट लैंडलॉर्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को, पीजेंट और लैंडलॉर्ड के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। यूनिटी दिखती थी काफी इनके अंदर, कम्युनल यूनिटी थी। लीडर थे इनके सर फजल हुसैन एंड लेटर सी सिकंदर हयात खान।
हयात खान और फजल और हुसैन इनके मेन लीडर थे। दो लीडर्स के नाम है आपके। रूल की क्या थी, 1937 में यूनिस्ट पार्टी बनाई थी इन्होंने पंजाब में, विद सिकंदर हयात खान प्रीमियर मतलब लीडर थे। और बाद में ये जिन्ना पैक्ट के साथ अलाइड हो गए थे, जिससे जिन्ना को काफी पंजाब में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने में हेल्प मिली थी। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि जो यूनिस्ट और जिन्ना पैक्ट कब बना था, 1937 के अराउंड बना था। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनिस्ट पार्टी इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया इज करेक्ट। इंडिपेंडेंट होने से पहले यूनियनिस्ट पार्टी को लेके कौन सा लाइन इनमें से करेक्ट है। ये कम्युनल पार्टी थी, गलत। कम्युनल तो थी ही नहीं, इसमें तो सारी कम्युनिटी सिख हिंदू मुस्लिम सब थे। ओनली मुस्लिम, ये भी गलत। बंगाल में तो थी ही नहीं, यूनियनिस्ट पार्टी तो पंजाब में थी, ये तो पूरा का पूरा ही गलत है। पार्टीशन को अपोज किया था, ये सही बात है। क्यों किया था, क्योंकि इससे पंजाब दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा था। अदरवाइज तो उन्होंने 1937 में मुस्लिम लीग के साथ एक पैक्ट भी किया था, बट इससे क्या हो रहा था, इससे पंजाब का डिवीजन हो रहा था, बस इसी बात को लेके ये इसके अगेंस्ट थे। और इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस तो इन्होंने थोड़ा बनाया था। यूनियन पास्ट वाज क्रॉस कम्युनल, मतलब सारी कम्युनिटी से इनके बंदे थे। दूसरा सिकंदर हयात खिजर तिवाना, इनकी तरफ हो गई थी क्रिएशन ऑफ पंजाब पाकिस्तान पंजाब। इट प्रमोटेड कम्युनल हार्मनी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी विद इन यूनाइटेड इंडिया। ऑटोनॉमी को लेके बात करते थे कि प्रोविंस को ऑटोनॉमी दो इंडिया के अंदर, बट डिवाइड होने की इन्होंने फेवर नहीं किया था, अपोज करते थे क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ पंजाब, इसके अगेंस्ट थे। भूदान मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, सब जानते होंगे, विनोबा भावे जी ने। और आप और ये तो जानते होंगे कहाँ से, मतलब कौन स्टार्ट किया था, पर ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये इसको स्टार्ट कहाँ पे किया गया था, स्टार्ट कहाँ से किया गया था। लैंड गिफ्ट मूवमेंट भी बोलते थे इसको। ये 1951 में, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद, पोचमपल्ली विलेज तेलंगाना के अंदर है, वहां से इसको स्टार्ट किया गया था। उस टाइम पे हैदराबाद स्टेट बोलते थे इसको। ठीक है, अभी तेलंगाना के नाम से आप देख याद रखो। तो लैंड गिफ्ट मूवमेंट होता है, ये विनोद भावे जी ने तेलंगाना से स्टार्ट किया था, पोचमपल्ली विलेज से। तेलंगाना आपको याद रहना चाहिए। मेन पर्पज क्या था कि वेल्थी लैंड ओनर्स को परसुएट करना कि डोनेट कर दो अपनी प्रॉपर्टी टू लैंडलेस पीजेंट्स। इतना तक क्या करोगे इतने का। इट वाज ए नॉन वायलेंट सोशियो इकोनॉमिक मूवमेंट इंस्पायर्ड बाय गांधीज प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप एंड सर्वोदय वेलफेयर फॉर ऑल। ये इन्फ्लुएंस किससे था, गांधी जी की जो प्रिंसिपल्स थे, ट्रस्टीशिप एंड सर्वोदय वेलफेयर फॉर ऑल, उससे ये इन्फ्लुएंस थे विनोद भावे जी। तभी उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। विच वायसराय ऑफ इंडिया शिफ्टेड द गवर्नर जनरल वायसराय काउंसिल टू शिमला ड्यूरिंग समर। गर्मियों के टाइम में जो उसकी काउंसिल होती थी गवर्नर जनरल की, उसको शिमला में शिफ्ट कर दिया है जी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, किस वायसराय ने किया ऐसा, किस वायसराय ने किया। ये किया गया था कि लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा। लॉरेंस जी ने इसको शिफ्ट किया था शिमला में। और ये लॉरेंस जी कब वायसराय थे, ये 64 से 69 के टाइम पे थे। मेन पर्पज क्या था कि भाई थोड़ा वेदर में चेंज आएगा, उसके लिए इन्होंने समर कैपिटल इसको घोषित कर दिया गया था शिमला को, लॉरेंस जी के द्वारा। कलकत्ता 1911 तक तो कलकत्ता ही थी, तो कलकत्ता उनकी ऑफिशियल कैपिटल थी ब्रिटिशर्स की। मतलब कलकत्ता ब्रिटिशर की ऑफिशियल कैपिटल थी। दिल्ली में को बाद में 1911 के बाद स्टेब्लिश किया, मतलब 1911 में चेंज किया गया था कलकत्ता से दिल्ली, जो कैपिटल थी ब्रिटिशर्स की। बट 1911 तक कलकत्ता तो मेन ऑफिशियल कैपिटल थी, बट समर कैपिटल क्या थी, शिमला। और किसके द्वारा इसको शिफ्ट किया गया था, लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा। मेन क्या था, क्लाइमेट कंफर्ट के लिए, बस और कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद फाउंडिंग ऑफ हिंदू धर्म सभा टू डिफेंड ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन। हिंदू धर्म सभा को किसने मतलब फाउंड किया था, और मेन पर्पज क्या था, डिफेंड ऑर्थोडॉक्स हिंदू ट्रेडिशन। तो हिंदू धर्म सभा किसको फेवर करती थी, ऑर्थोडॉक्स जो सोच थी। और इसको किसने फाउंड किया था, इसको फाउंड किया गया था राधाकांत देव के द्वारा। प्रिजर्व करना ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस को। ये इवन ये जो रिफॉर्म्स होते थे ना, जैसे अबोलिशन ऑफ सती, प्रमोशन ऑफ रिवोल्ट, उसके भी अगेंस्ट थे। ऑर्थोडॉक्स सोच को लोग ये फेवर करते थे।
और ये काउंटर कर रहे थे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जो बढ़ रहा है। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से ही तो ये एबोलिशन, सती मैरिज और ब्रीडो सब आया था। तो उसके ये बिल्कुल अगेंस्ट थे, क्रिश्चियन मिशनरीज के भी अगेंस्ट थे, राजा राम मोहन राय के अगेंस्ट थे जिन्होंने, और ब्रह्म समाज के भी अगेंस्ट थे। ये एडवोकेट करते थे संस्कृत एजुकेशन, ट्रेडिशनल वैदिक कल्चर। बंदी जीवन किसने लिखा है? फेमस बुक बंदी जीवन, इसको निकाल सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। सचिंद्र नाथ सान्याल ने इसको लिखा है भाई। तो 1922 में पब्लिश किया गया था। बंदी जीवन पढ़ के क्या समझ आ रहा है कि इनको बंदी रखा गया है, उस टाइम पे कैसा जीवन रहता है, तो उसी की एक स्टोरी है ये। सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा लाइफ ऑफ कैप्टिविटी, इंग्लिश में ये भी लिखा आ सकता है। बंदी जीवन ना लिख के एग्जामिनर लिख सकता है कि लाइफ ऑफ कैप्टिविटी रिटन बाय, उसका आंसर भी सचिंद्र नाथ सान्याल होगा, क्योंकि वो इंग्लिश में, मतलब हम जनरली हिंदी में पढ़ रहे हैं बंदी जीवन बंदी जीवन, जहां भी बुक खोलो बंदी जीवन, इंग्लिश में कहीं नहीं लिखा आ रहा। तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन। एन ऑटोग्राफी ऑफ सान्याल जी की, रिवोल्यूशनरी थे ये, जो ब्रिटिश जेल में रहे थे काकोरी कंस्पिरेसी के टाइम पे, तो उससे रिलेटेड एमसीक्यू है। तो उन्होंने कैसा जीवन व्यतीत किया था उस जब जेल के अंदर थे, तो काम तो मतलब तो काम भी कराते थे वैसे तो ब्रिटिशर्स, बट जब खाली रहते थे तो उन्होंने उस टाइम पे इस बुक को लिखा। हु सजेस्टेड डिसोल्यूशन ऑफ आईएनसी एंड रिप्लेस विद लोक सेवक संघ, मतलब आजादी के बाद आईएनसी को डिसॉल्व कर दो और उसको लोक सेवक संघ से रिप्लेस कर दो। ये किसने बोला था? ये गांधी जी ने बोला था, महात्मा गांधी जी ने बोला था। ये एमसी काफी अच्छा है, दिमाग में तुम फिट कर लेना भाई। क्यों बोला था? क्योंकि गांधी जी को लगता था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का था, जो स्ट्रगल था फ्रीडम फाइटिंग के लिए, वो उसने फुलफिल कर दिया। अब हम आजाद हैं, तो हमको इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये लिखा था उन्होंने हरिजन में अपने, कांग्रेस इन इट्स प्रेजेंट सेव एंड फॉर्म इज आउटलिव्ड इट्स यूज, मतलब जो इसका यूज था उसको पूरा कर चुकी है, अब इसका कोई जरूरत नहीं है। और बोला था कि लोक सेवक संघ पीपल्स सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, जो कंस्ट्रक्टिव वर्क, रूरल डेवलपमेंट, एरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कम्युनल हार्मनी पर फोकस करेगी। इसको डिसॉल्व कर दो और लोक सेवक संघ बना दो, पीपल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बना दो। गांधी जी ने बोला था ये, आजादी के बाद, जनवरी 1948 में, उनका असेसिनेशन से पहले। कनकलता बरुआ मार्टरेट ड्यूरिंग विच मूवमेंट, ये कनकलता बरुआ जी हैं, ये किस टाइम पे मतलब शहीद हुए थे, मार्टरेट हुए थे, किस मूवमेंट के द्वारा? ये हुए थे क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे मार्टरेट हुई थी। तो ये कनकलता जी लेडी हैं, ये बीरबाला भी बोलते थे इनको, ऑल्सो नोन एज बीरबाला। ये असम की एक फ्रीडम फाइटर थी। जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था उस टाइम पे ये एक प्रोसेशन में लीड कर रही थी, आगे थी सबसे। अनआर्म्ड वॉलेंटियर टू होस्ट इंडियन ट्राई कलर एट गोपुर पुलिस स्टेशन असम, मतलब एक पुलिस स्टेशन था गोपुर असम के अंदर, वहां पे ये एक लीड कर रही थी प्रोसेशन। सब अनआर्म थे, किसी के पास आर्म नहीं थे वॉलेंटियर्स के पास, झंडा फहराना था पुलिस स्टेशन के ऊपर। तो उसी टाइम पे ब्रिटिशर्स ने देखा कि ये मतलब दे आर गोइंग टू अटैक ऑन अस, तो उसी को लेके उन्होंने इस पे शूट कर दिया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई, ये मार्टरेट हो गई। तो क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है ये, बीरबाला जी, और असम की एक फ्रीडम फाइटर थी, और इनका नाम कनकलता बरुआ था, इनको बीरबाला भी बोलते थे। बाला मतलब एक वीर हो गई बाला, इसलिए इसको बीरबाला भी बोलते हैं, कनकलता बरुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट क्या डिमांड किया था? ब्रिटिश रूल एंड करने का डिमांड किया था। तो ये आगे चलती गई, इनको वार्न किया गया फ्लैग होल्ड करने से, तो बाद में इनको शूट कर दिया गया था, तो इनके मारते हो गए। किस गवर्नर जनरल को इम्पीच किया गया था ब्रिटिश की हिस्ट्री में? कि गवर्नर जनरल थे, उनको इम्पीच कर दिया गया था भाई। इम्पीच किया गया था वॉरेन हेस्टिंग जी को, रेगुलेटिंग एट 1773 के द्वारा गवर्नर जनरल बंगाल बने थे, इन्हीं को इम्पीच किया गया था। इम्पीच किया गया था फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल को। तो इम्पीच किया गया था, बट बाद में वो ये निर्दोष साबित हुए थे 1787 के मतलब इम्पीच किया गया था 1787 में। चार्ज ऑफ करप्शन के पे लगे थे, मिसरूल लगा था, अब्यूज ऑफ पावर लगा था, मतलब करप्शन वगैरह के चार ही चार्ज थे, मेनली उससे रिलेटेड है तीनों टर्म। तो किसके द्वारा लीड किया गया था इम्पीचमेंट? एडमंड बर्के एंड सपोर्टेड बाय चार्ल्स जेम्स फॉक्स, ये दो लोग थे, इन्होंने इसको लीड किया था, एडमंड बर्के एंड चार्ल्स जेम्स फॉक्स ने। बाकी 7 साल का ट्रायल चला,
लॉन्गेस्ट इन ब्रिटिश हिस्ट्री था ये। लास्ट में उनको एक्विट कर दिया गया, मतलब निर्दोष पाया गया 1905 में, 1795, मतलब ये 7 साल वेस्ट हो गए, मतलब इनको फालतू में इम्पीच किया गया, बाद में छोड़ दिया गया, ये हो गया। तो ये पहले मतलब वो थे जिनको इम्पीच किया गया था, वॉरेन हेस्टिंग जी को। पॉल- किसने बोला था कि पॉलिटिकल फ्रीडम इज द ब्रेथ ऑफ नेशन? पॉलिटिकल फ्रीडम दे दोगे ना तो सांस में सांस आ जाएगी। ये किसने बोला था? ये बोला गया था जी अरविंदो घोष के द्वारा। अरविंदो घोष के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये क्या था, रिवोल्यूशनरी थे टर्न स्पिरिचुअल लीडर। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, कौन सा रिवोल्यूशनरी था जो स्पिरिचुअल लीडर बन गया? सर अरविंदो घोष। इन्होंने ही बोला था कि पॉलिटिकल फ्रीडम इज द ब्रेथ ऑफ नेशन। तो इन्होंने बोला था कि फ्रीडम वाज एसेंशियल नॉट जस्ट फॉर गवर्नेंस बट फॉर स्पिरिचुअल एंड कल्चर ग्रोथ ऑफ अ नेशन। और पॉलिटिकल, इन्होंने अपनी बुक में बोला था विदाउट इट इन नेशन पेरिश और रिमेन लाइफलेस, ये भी बोला गया। और एक और कोट आ गया है, ये किसने बोला था? वी डू नॉट आस्क फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, वी आस्क टू बी ट्रीटेड एज सिटीजन ऑफ एम्पायर। किसने बोला था कि हम नहीं बोल रहे कि हम तुम्हारा डिस्ट्रक्शन कर दें ब्रिटिश एम्पायर का, हम चाहते हैं कि तुम हमें ट्रीट करो एज ए सिटीजन ऑफ दिस एम्पायर। ये लाइन किसके द्वारा बोली गई थी? बहुत अच्छी लाइन है। इनको बोला गया था गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। ये ये अपने मॉडरेट्स के एक तरीके से लीडर थे, दादा भाई नेहरू जी के साथ मिलके। तो ये इनके द्वारा एक लाइन को बोला गया था। तो मॉडरेट आइडियोलॉजी के थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, तो उनके द्वारा इन लाइन को बोला गया था। ये चाहते थे कि रिफॉर्म करो, हम तुम हम पे रूल करो ब्रिटिशर्स, बट हमको रिफॉर्म्स लाओ, हमारे हित में काम करो। मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं करना चाहते थे ब्रिटिशर्स का, बट उनके अंदर रह के इम्प्रूव करना चाहते थे। जो भी वो वेस्टर्न थॉट्स कल्चर वो है सब, वो हम पे इम्पार्ट करो, हमको सिखाओ, वो सब इनका मेन पॉइंट था। दे बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, ग्रेजुअल रिफॉर्म, कोऑपरेशन विद ब्रिटिश टू सिक्योर इंडियन राइट्स। बाकी इनके अगेंस्ट एक्सट्रीमिस्ट क्या करते थे? कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर।